हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। नाइस नाइस। स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ग्रेट ग्रेट। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप एग्जाम के सदमे से बाहर आ चुके होंगे और एक बार फिर से इस जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। नाइस, ग्रेट ग्रेट। तो एक बात बताइए मुझे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने अपने पेपर को एनालाइज कर लिया है? क्या आप लोगों ने पेपर को एनालाइज किया? बहुत शानदार। क्या पेपर एनालाइज करने के बाद, अपनी मिस्टेक्स को देखने के बाद, जो भी आपने एरर किए कैलकुलेशंस में, जो आपसे सिली मिस्टेक्स हुई, जो आपके कैजुअल बिहेवियर के कारण क्वेश्चंस गलत हुए, एक ट्रस्ट मी, एक बात बताओ मुझे, क्या पेपर सच में टफ था क्या फिजिक्स का? जस्ट टेल मी, क्या पेपर टफ था क्या? क्या यहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट्स, सच सच बताना, झूठ मत बोलना, क्या टफ था क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं था। क्या यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अगर प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करता तो फिजिक्स के पेपर में 60% स्कोर कर सकता? काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है, लेकिन मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जिनने लेस देन 60% किया। क्या आप 60% नहीं कर सकते थे क्या? क्या आपको नहीं लग रहा था कि क्वेश्चंस जो थे उनमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे वो हमने कहीं ना कहीं पढ़े हैं? हो सकता है हमने अपने क्लास नोट्स में पढ़े हैं, हो सकता है हमारे शीट या रेसेस में क्वेश्चन आए हैं। क्या एज इट इज सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे? क्या सहमत हो मेरी बात से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा। अब सर, ये अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया हो कि आईआईटी कोई मजाक तो नहीं है, कोई तुम्हारे स्कूल बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है कि तुम अपने हिसाब से पढ़ करके, अपने सिस्टम से चल करके उसमें बहुत अच्छा कर सको। यू हैव टू फॉलो अवर इंस्ट्रक्शंस। तो सर, अब हम क्या चेंज करें? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि सर मैंने बहुत मेहनत करी, आपने जैसे जैसे बोला मैंने बिल्कुल एज इट इज उसी सीक्वेंस में मेहनत करी, लेकिन सर मेरे जो मार्क्स आए हैं वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कहां पर गलती करी है। प्लीज गाइड सर। हम आपके चरणों में आ रहे हैं सर, हमें गाइड करें। हमें समझ में आ गया कि हम कुछ भी नहीं है। हम स्कूल में अपने आप को टॉपर समझते थे, लेकिन आज हमें जीवन का ज्ञान हो गया। गुरुजी, हमें गाइड किया जाए कि हम क्या करें। ये सभी लोग अपनी वीडियोस को बंद कर लीजिएगा एक्चुअली में, इससे क्या है, थोड़ा डिस्टरबेंस कम होता है। हाँ, नाइस। तो देखिएगा ध्यान से, 2 से 3 पॉइंट बता रहा हूं जो आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करने होंगे। मैंने आपको टेस्ट से पहले वे बताया था कि हाउ टू रीड द नोट्स। क्या आपने वो फॉलो अप करना शुरू किया? मैंने आपको बताया था कि नोट्स पढ़ने का तरीका ये नहीं है कि नोट्स ओपन कर करके हम अपने आके बैठ जाए। कैसे बताया था? बिना नोट्स देके क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसको रिकॉल करें, तो आप उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे। क्या आप इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया था क्या बेटा? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। क्या नाम दिया था बेटा? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। क्या आप इस सेशन को कर रहे हैं? आपके दिमाग में जो जंग लगी हुई है उसे हटाने के लिए इस सेशन को करना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं अभी आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, यू आर फीलिंग द पेन, लेकिन लगातार 2 वीक तक कर लेना। कितने दिन तक? 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब 14 डेज। 14 डेज तक जो बोला जाए उसको जस्ट फॉलो अप कर लेना। जस्ट आफ्टर द 14 डेज, ट्रस्ट मी मेरे भाई, ट्रस्ट मी मेरे भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं, इट विल बिकम योर हैबिट। आफ्टर द 14 डेज इट विल बिकम्स योर हैबिट। ये आपकी क्या बन जाएगी? हैबिट बन जाएगी। और जब आप चीजों को रिकॉल करेंगे, आप उसे लॉन्ग टर्म में रिटेन कर पाएंगे। और सबसे मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पता है क्या है? अगर आप लॉन्ग टर्म में रिटेन कर पाए तो आपका जो दिमाग है वो दिमाग और बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। वो दिमाग और बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सेशन स्टार्ट कर चुके हैं।
नोट्स को रिवाइज करने के लिए, क्लास नोट्स को पढ़ने के लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने शुरुआत नहीं करी है, प्लीज स्टार्ट कर दें, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन जेई जर्नी। आप इस जेई की जर्नी में लंबे समय हाँ, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? माय वॉइस इज क्लियर? ओके, स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। ठीक है, तो हाँ, अब आप ध्यान से सुनो। और इम्प्रूवमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप होमवर्क को एग्जैक्टली वैसे ही अटेम्प्ट किया करें जैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो एक टाइम बाउंडेशन में अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं? जब आप किसी भी चीज को टाइम बाउंडेशन में करेंगे मेरे भाई, तो पता है आपको क्या होगा? उस केस में आपको प्रेशर फील होगा, और इस प्रेशर में आपको काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको राहुल द्रविड़ बनना पड़ेगा भाई। अगर टीम इंडिया के 8 विकेट भी गिर जाए उसके बाद भी राहुल द्रविड़ बहुत आराम से बॉल को प्लेस करता है। वो बिल्कुल भी मेंटल प्रेशर नहीं लेता, बिल्कुल कूल होकर के खेलता है। तो आपको अगर जेई की जर्नी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको याद रखें, जब आप होमवर्क को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें तो आप उस केस में टाइम बाउंड्रीज में करें, मतलब बाउंड्री सेटअप करें, टाइम कंस्ट्रेंट लगाएं। क्या लगाएं बेटा? टाइम कंस्ट्रेंट लगाएं, उसी के बाद सॉल्व करें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान से सुन लेना, ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम कंस्ट्रेंट में करें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन। जब आप टाइम बाउंडेड कर देंगे, मान लो आपको एक रेस सॉल्व करनी है, आपने वहां पे टाइम लिख दिया 40 मिनट, अब आपको पता है कि 40 मिनट्स में मुझे अटेम्प्ट करना है, देन यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। You will feel a different kind of pressure on your mind, and then it will help you to increase your efficiency during the exam. Clear? एक और, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख देख करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देख देख करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्लीज आप ऐसा ना करें। एटलीस्ट, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, एटलीस्ट कम से कम 2 बार क्वेश्चन को जब तक आप अटेम्प्ट ना कर लें, आपको अंदर से ये फील ना आने लग जाए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तभी आप सॉल्यूशंस को देखें। अदरवाइज प्लीज ट्राई टू अवॉइड टू सी द सॉल्यूशंस। आप ट्राई टू अवॉइड करें टू सी द सॉल्यूशंस। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 से 3 मिनट का वक्त देते हैं, अगर उनसे बन गया तो ठीक है, नहीं बनता तो आपके पास आजकल सभी की पीडीएफ अवेलेबल होती है, तो आप सॉल्यूशन देख करके समझ लेते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, सॉल्यूशंस आर लाइक अ पॉइजन। सॉल्यूशन जो है, इट इज लाइक अ पॉइजन, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। पॉइजन समझते हैं, इंसान को धीरे धीरे खत्म करेगा, पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा नशा है जो आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो याद रखें कि सॉल्यूशन देखना कब है, जब क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 2 बार अटेम्प्ट कर लें। एक बार तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे ड्यूरिंग द होमवर्क, और एक बार जब आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करें जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए। ठीक है? आपने देखा होगा कि कभी कभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उस इंस्टेंट पे नहीं बनता और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, और हम परेशान होकर के फिर सो जाते हैं। फिर हम सुबह उठते हैं और फिर हमें एकदम से उस क्वेश्चन की याद आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमसे रात को नहीं बन रहा था, वो क्वेश्चन सुबह उठ करके हमसे बन जाता है, या वो बात जो आज समझ में नहीं आई थी वो एक दिन बाद आपको समझ में आ जाती है। तो प्लीज इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि सॉल्यूशंस आपको तभी देखने हैं जब आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार अटेम्प्ट कर लें। और इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत कॉमन ऑब्जर्व किया जाता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, सर उसमें हमसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं ड्यूरिंग द एग्जाम।
मुझे कॉन्फिडेंस था इसका आंसर ABC होगा, मैंने फिर भी A भी टिक किया, मैंने C टिक नहीं किया, मेरे को C में डाउट्स था। तो सर इन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं? देखिए अगर आप मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप O2 सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं? O2 सॉल्व करते हैं और SCB के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर अपने आप को अपनी सिंसियरिटी लेवल को बहुत हाई रखना पड़ेगा। आप लोग पता है कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। जब आप O2 के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुनिएगा मेरी बात जनाब, सुनिएगा, फोकस करके सुनिएगा। O2 क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन चेक किए, और सपोज आपने जब ऑप्शंस को चेक किया तो आपका आंसर आया आगरा एंड बॉम्बे, आपका आंसर आया बेटा आगरा एंड बॉम्बे। आप क्या करते हैं? शीट में क्वेश्चन है, आप उसकी आंसर की देखते हैं। जब आपने आंसर की देखी तो बेटा उसका आंसर सपोज दिया हुआ था आगरा, बॉम्बे और दिल्ली। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपके साथ पता है क्या होता है, जैसे आपका डी ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो यू विल रीड द डी ऑप्शन अगेन, फिर आप रीड डी ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर पता है बिना समझे बोलेंगे हाँ ऑब्वियस सी तो बात है यार, ओ शिट मुझसे सिली मिस्टेक हो गई, डी ऑप्शन भी तो होना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे हमने आंसर के हिसाब से अपने माइंड को मॉडिफाई किया और हमने कहा हाँ ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन भी होना चाहिए, और हम इस तरीके से उस क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर जो आप कर रहे हैं। हम आंसर्स को देख देख करके अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो गारंटी से बता रहा हूं कि आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी। आपको क्या करना है? उस ऑप्शन को पढ़ें, उस ऑप्शन को देखें, खुद विचार करें, खुद से प्रूफ करने की कोशिश करें, खुद से देखें कि क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो उसे मार्क करें, उसमें जो भी डाउट आता है उसको पूछें। इस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मल्टीपल करेक्ट की मार्किंग स्कीम बता दो। बेटा ये तो मार्किंग स्कीम इसमें लिखी हुई होती है, उसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में मल्टीपल करेक्ट की स्कीम अलग अलग होती है। क्लियर? तो यू हैव टू फॉलो दिस शेड्यूल, और सब भी समय आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन। जो जो आपको बोला जा रहा है बस ज्ञान लेते जाएं और उसको फॉलो करता जाएं। जो बताया जा रहा है उसे ज्ञान लेते जाएं और फॉलो करते जाएं। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगा। दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जाम, दिस इज IIT JEE। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप्स। सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए गए। मैं यहाँ पर कोई आपको कथा नहीं सुना रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ जिन स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक सिक्योर करी है वो मुझे बताते हैं कि सर ऐसे करने से हमें ये बेनिफिट हुआ, ऐसे करने से हमें ये बेनिफिट हुआ। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार सर तो मेरी ही कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल, हर एक स्टूडेंट की कहानी एक जैसी ही होती है, लेकिन इन कहानियों में हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स करने होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया था, इसलिए होमवर्क नहीं दिया था कि आप अपने जितने भी बैकलॉग्स बचे हुए हैं पुराने, जो कि आप हो सकता है एग्जाम की वजह से कवर ना कर पाए, तो आप वो बैकलॉग्स को कवर कर लें। क्या आपने वो सभी बैकलॉग्स कवर कर लिए हैं? आई होप कि आपकी वेक्टर्स की शीट और रेस नंबर 1 to 10 सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर सब कुछ निपट चुका है। सब कुछ निपट चुका है, एकदम निपट चुका है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो नए चैप्टर का होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके सारे बैकलॉग्स खत्म हो गए होंगे। निपटा दो बिल्कुल, जिनका थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है सुलटा दो, खत्म कर दो भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी। एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ पे थे, एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करेंगे एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट। ओके, देखिएगा, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में वेलोसिटी का जिक्र करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी।
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, ग्रेट। यस, तो अब हम वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक उसका एवरेज वैल्यू, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। क्लियर? इस एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल, इस एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है, दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से लिखा जा सकता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। सौरभ गुप्ता बेटा मैसेज मत करो, मुझे मैसेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज अगले टेस्ट में आप इससे भी बुरा परफॉर्म करेंगे, ठीक है? इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन है मेरे भाई। क्या ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन है या नहीं? और इसको डिफाइन कैसे किया गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको लिखने का तरीका ये होता है डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी। सर ये क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तो हम आगे की क्लासेस में भी सीखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये जो टर्म आपको दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात बताओ, जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर, वो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है? एवरेज वैल्यू बताता है या इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बताता है? एवरेज वैल्यू बताता है या इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बताता है? बहुत बढ़िया, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बताता है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सिचुएशन भी ऑब्जर्व किया था कि हम आगरा से चल करके कोटा तक आए और हमें जो समय लगा वो है 10 आवर्स। तो यहाँ पे हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, यस, जैसे हमने वेलोसिटी की चर्चा करी, जैसे बेटा हमने वेलोसिटी की चर्चा करी, उसी तरीके से अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? स्पीड का। किसका बात करने जा रहे हैं बेटा? स्पीड का। अब स्पीड भी दो तरीके से डिफाइन की जाती है, मेरे साथ ही साथ कैजुअली नोट डाउन करते रहा करें, ठीक है? एवरेज स्पीड, क्या? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे वेक्टर साइन था, लेकिन एवरेज स्पीड में यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं है। अगर यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लगाया गया तो ऑब्वियस सी बात है ये एवरेज स्पीड होगा। एक बात बताओ, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाइस। यहाँ पे ध्यान से देखना कि एवरेज स्पीड, क्या बोला मैंने? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ी होगी। जो एवरेज स्पीड होता है बेटा उसको डिफाइन कैसे किया गया? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जैसे कि वो वाला सवाल जो आपने यहाँ पर किया था, अगर इस वाले सवाल में ध्यान से देखना, जब आप आगरा से कोटा गए, अगर आपसे पूछा जाता कि ये बताओ कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, इस केस में मेरे भाई एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या तुम एवरेज स्पीड बता सकते थे? क्या एवरेज स्पीड बता सकते हो? एवरेज स्पीड होगा द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम है 10 आवर्स और डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। तो अगर मुझे उस वाले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछी जाती तो मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड कैसे लिखता? एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस divided by the total time, and this is what 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। क्या क्लियर है? बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, यहाँ पर वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट था और स्पीड के केस में यहाँ पर डिस्टेंस है। जिस तरीके से हमने वेलोसिटी को भी दो तरीके से डिफाइन किया था, एक एवरेज और एक इंस्टैन्टेनियस, उसी तरीके से यहाँ पर स्पीड को भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, instantaneous speed is defined as the rate of change of distance
विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस लिख लीजिएगा डेफिनेशन में, स्किप कर दिया मैंने यहाँ पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पर आप बस थोड़ा सा चेंज देख रहे होंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप याद रखिएगा यहाँ पे जो एस है, एस ये क्या है, डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, लैंग्वेज को समझिएगा, डिस्टेंस को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, इसे बोला जाता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको क्या बोला जाता है, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्लियर। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या एवरेज स्पीड के बराबर होता है? सवाल सुनिएगा ध्यान से, नोट डाउन करते जाइएगा। मैंने क्या बोला, देखना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, और उसका मॉड लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द एवरेज स्पीड। क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है, देखिएगा ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी will always be less than, will always be less than or equal to average speed. क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आप यहाँ पे देख करके समझ पा रहे हैं? ये आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज स्पीड। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी होती है द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड होता है द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आपको याद होगा जब हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात करी थी तो मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट बोला, मैंने वहां एक स्टेटमेंट बोला था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर, या तो ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है कुछ? क्या मेरी बात समझ आ रही है? जरा ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर ये इक्वलिटी वाला साइन कब वैलिड होगा, ये इक्वलिटी वाला साइन कब वैलिड होगा? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं विदाउट टर्निंग पॉइंट। मतलब जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा उसी समय तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट। यहां पर अगर मैंने इस तरीके से वेक्टर बनाया और इसके ऊपर ये लगा दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है? क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है? बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये बराबर होता है किसके? v के। ये बराबर होता है v के। यहाँ पे v क्या है? इंस्टैंटेनियस स्पीड। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना, अगर आपसे कोई बोले कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड है, तो इसका मतलब समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वो किसकी बात कर रहा है बेटा? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूं कि एक पार्टिकल 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, सुनिएगा, एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे 25 मीटर पर सेकंड है अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैंने क्या बोला मेरे भाई, समझ में आया कुछ?
मैंने कहा कि एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, 25 मीटर पर सेकेंड और जे कैप। ये वेलोसिटी आपको किसी एक इंस्टेंट पे दी हुई है। अगर आपसे मैं पूछता इसका मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो बेटा मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 25। और इसी मैग्नीट्यूड को मैं स्पीड बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, स्पीड बोल सकता हूँ। क्या क्लियर, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या अगर आपसे कोई बोलते क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड, क्या एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर होगा? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंस्टैंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर वेलोसिटी को डिफाइन किया है बेटा, उसी तरीके से यहाँ पर एक नई फिजिकल क्वांटिटी भी डिफाइन की जाती है, एंड दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन। अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं। क्या डिफाइन किया जाता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक एवरेज एक्सेलरेशन, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। कैसे लिखते हैं बेटा, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप बराबर लिखते जाइएगा। अभी हम यहाँ पर मोशन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे साथ पैरेलली आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी का चेंज कैसे निकाला जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब इस वेलोसिटी को चेंज होने में जो समय लगा, जिसे हम टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं, उसी को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है। क्या ये डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आए? आपने बचपन से जो भी एक्सेलरेशन निकाला, और याद करो एक ऐसा सवाल हमने वेक्टर्स में भी किया, एक ऐसा सवाल